हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग आज मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मगध का उत्कर्ष बताया था, तो मैंने बताया था कि नंद वंश को, यानी कि घना नंद वंश का जो अंतिम शासक था, या मगध शासक जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने इस टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और इससे पहले मैंने विदेशी आक्रमण के बारे में बताया था। ठीक है, तो लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, और हम लोग अब मौर्य वंश को देखते हैं। देखिए, जिसकी डेटिंग है 322 BC से, ठीक है, 185 BC। ठीक है, अब देखिए मौर्य साम्राज्य को जानने के क्या क्या स्रोत है, या मौर्य वंश के बारे में हमें किस तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। तो दो है, एक साहित्यिक विवरण है और पूरा तात्विक विवरण है। ठीक है, साहित्यिक विवरण में है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पुराण, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब देखिए पुरातात्विक में क्या है, अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख, देखिए जूनागढ़ अभिलेख शक रुद्रदामन की है, लेकिन इससे भी हमें अशोक, स्कंदगुप्त अशोक चंद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इससे भी स्कंदगुप्त नहीं, अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए स्तूप, गुफा, मृदभांड, ठीक है, और महास्थान सहगौड़ा अभिलेख। ठीक है, स्कंदगुप्त की भी हमें जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, लेकिन वो गुप्त वंश का था, मैं यहाँ मौर्य वंश की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अर्थशास्त्र। ठीक है, ये अर्थशास्त्र पहला राजनैतिक ग्रंथ है। ठीक है, जो इतिहास, राजनैतिक इतिहास को जानने का पहला, आप बोल सकते हैं सबसे प्राचीन और पहला ग्रंथ है। ठीक है, जिसके लेखक है कौटिल्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह इसमें साप्तांग सिद्धांत, यानी राजा बनने के जो सिद्धांत होते हैं किसी शासक के, उसके 7 सिद्धांतों का बारे में वर्णन हमें अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और इंडिका के बारे में मैंने बताया, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन देखिए इंडिका हमें मूल रूप में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, प्लिनी, स्ट्रैबो आदि के जो लेखन है, जो उनकी पुस्तकें हैं, उससे हमें इंडिका के कुछ भाग को उन्होंने लिखा है, जिससे कि हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि मूल रूप में इंडिका प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, पुराण से भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में ही वर्णन है कि किस प्रकार से कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिया, एक राजा के रूप में बनाया, और फिर उससे नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। इसका वर्णन जो है, ये जो कहानी है, वो हमें विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बता दिया। फिर अशोक के अभिलेखों से भी वर्णन प्राप्त होता है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख में मैंने आपको बताया कि ये तक्षत्र रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख है, लेकिन इसी में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है और अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये एक अभिलेखीय साक्ष्य है, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और स्तूप, गुफा, मृदभांड से भी हमें मौर्य वंश की जानकारियां मिलती हैं, जो कि हम आगे की वीडियो जब बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बता देती हूँ कि
देखिए मौर्य वंश काफ़ी बड़ा हो जाएगा एक दिन में बताना और समझना, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 वीडियो में देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में देखेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग अशोक और उसके अभिलेखों का पढ़ेंगे, अभिलेखों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके कला, वाणिज्य और जो भी है मतलब स्तूप, गुफा, मृत्भांड के बारे में उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य से 3 वीडियो हम लोग बनाएंगे और 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए स्थापना। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया था, ठीक है। 25 वर्षों तक शासन किया था। अब देखिए, बौद्ध जैन ग्रंथों में इसे क्षत्रिय कहा गया है और पुराण में इसे शूद्र कहा गया है। इसकी जाति को लेकर अनेक प्रकार से मतभेद हैं, ठीक है। अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग, अनेक ग्रंथों में अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से अपने मत रखे हैं, ठीक है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है और पुराण में इसे शूद्र कहा गया है, ठीक है। और जस्टिस स्ट्रैबो ने सैंड्रोकोटस कहा है और एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। तो सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो नाम है, जब विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स ने दोनों नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से ही बताया। ये जो सैंड्रोकोटस नाम है और एंड्रोकोटस नाम है, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये दोनों नाम है, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है, ठीक है। सेल्यूकस के साथ सिंध और पंजाब प्रांत के लिए युद्ध होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको विदेशी आक्रमण पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि पश्चिमोत्तर भारत में उस समय अराजकता फैली हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले ईरानी आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण हुआ था, वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, ठीक है। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है, यूनानी आक्रमण। और क्योंकि ईरानी आक्रमण उतना सफल नहीं रहता है और सिकंदर का आक्रमण, क्योंकि वो बहुत अंदर तक भारत नहीं आ पाया था, वो ब्यास नदी के किनारे पे ही था, ठीक है। और सिकंदर के साथ ही सेल्यूकस आया था, ठीक है। तो सेल्यूकस का युद्ध जो है वो 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब ये युद्ध होता है तो सेल्यूकस हार जाता है, ठीक है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में संधि हो जाती है, ठीक है। और यह प्रथम अंतर्देशीय संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंतर्देशीय मतलब एक देश का दूसरे देश से संधि हो जाता है। तो इस संधि के जो शर्त है वो क्या क्या है, स्ट्रैबो बताता है कि चंद्रगुप्त को 4 प्रांत मिले, यानी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए। कौन कौन से दिए? आर्कोसिया, कांधार का क्षेत्र, ठीक है, पेरोपनिसडाई, इसका है काबुल वाला क्षेत्र, ठीक है, एरिया, हेरात और जैड्रोसिया, मकरान तट, ठीक है। ये सारे जो हैं स्ट्रैबो के अनुसार संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया था, ठीक है। और सेल्यूकस 500 हाथी मिले। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, ठीक है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है, यानी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। और मेगास्थनीज आया, फिर चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक मेगास्थनीज को भेजा, ठीक है। और मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला यात्री था, ठीक है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज आया
चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, ये अंतर्देशीय संधि के अंतर्गत ये शर्तें थी। ठीक है, मेगास्थनीज आया, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से उसका विवाह हुआ, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत उपहार में दिए। ठीक है, तो स्ट्रैबो ये सारी बातें बताता है। स्ट्रैबो कहता है, तो इतिहासकारों का मत है कि ये जो प्रांत दिए थे उसने वो विवाह में दहेज के रूप में मिला होगा। ठीक है, पुत्री के साथ जो विवाह हो गया था उसके बाद मिला होगा। देखिए, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, इतिहासकारों ने माना या पुराणों में ग्रंथों में भी वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल मतलब विदेशियों को, जब विदेशी आक्रमण हुए पश्चिमोत्तर भारत में, तो न केवल विदेशों को मतलब हटाया, विदेशियों को वहां से हटाया भारत से, बल्कि भारत के जो राज्य थे उसको कई राज्यों को एकीकृत भी किया। ठीक है, और जैसे जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। ठीक है, कि उसने वहां पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो काफी दूर में फैला हुआ था, क्योंकि वो पंजाब और सिंध के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस की युद्ध हुई थी और जिसमें सेल्यूकस हार गया था। तो बहुत बड़े क्षेत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधिकार में उसे कर लिया था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को अपना जो शासन रहता है उसके बाद बिंदुसार को अपना दे देता है राज्य। उसके बाद वो भद्रबाहु के साथ, ठीक है, जब मैंने जैन धर्म पढ़ाया उसमें बताया है कि वो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटका में चला जाता है और वहाँ पे चंद्रगिरी पर्वत पे संलेखना विधि, ठीक है, संलेखना विधि से, संलेखना विधि मतलब होता है जैन ग्रंथ में भूखे प्यासे करके जो आत्महत्या की जाती है उसे संलेखना विधि कहा जाता है। ठीक है, तो भूख प्यास से मतलब भूखे प्यासे रहकर और खुद की हत्या कर देना वो संलेखना पद्धति से जैन धर्म में संलेखना पद्धति कहा जाता है उसे। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी वो संलेखना विधि से हुई थी। ठीक है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई थी? संलेखना पद्धति से हुई थी, क्योंकि वह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पे चले गए थे और भद्रबाहु की मृत्यु के पश्चात उन्होंने वहां पे संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार अगला शासक बनता है और बिंदुसार को अमित्र घाट, यूनानी जो थे वो अमित्र घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको अमित्र घाट के नाम से जानते हैं। और देखिए अनेक नाम मिलते हैं इसके, सिंहसेन, भद्रसार, बरिसार। ठीक है, और एंटीओकस से, तब बिंदुसार ने एंटीओकस से सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने का दरबार में मेगास्थनीज आया दार्शनिक के रूप में, तो ये परंपरा आगे फिर चलती रही। ठीक है, तो जैसे कि फिर बिंदुसार ने क्या किया कि एंटीओकस से एक सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की। ठीक है, तो एंटीओकस ने सूखी अंजीर, एक पत्र लिखा था बिंदुसार ने, उसमें ये मांग की थी, तो जिसमें सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भेज दिया था एंटीओकस ने, लेकिन एक दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है, फिर टॉलमी द्वितीय के कहने पे फिर एंटीओकस प्रथम ने, जो कि सीरिया का राजा था, ठीक है, सीरिया का राजा एंटीओकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायमेकस ने बिंदुसार के दरबार, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो ये बता देती हूँ मैं, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो डायमेकस को उसके दरबार में भेजा। और देखिए तक्षशिला में, बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, और जब विद्रोह हो रहे थे
तो पहला विद्रोह में उसने सुसीम को भेजा था, ठीक है, और उसके बाद उसने अपने पुत्र दूसरा अशोक को भेजा था। और जब अशोक ने उस विद्रोह को मतलब उस विद्रोह में गया था, तब उसी समय बिंदुसार ने देखा कि अशोक एक शक्तिशाली राजा के रूप में मतलब उसकी पहचान हुई, इसकी शक्तियां की पहचान बिंदुसार ने किया। तो बिंदुसार के बाद उसके बाद अशोक अगला शासक बनता है, क्योंकि इसके बाद बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मौर्य वंश के जो साहित्य स्रोत हैं जिससे हमें जानकारियां मिलती हैं, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में, ठीक है। और अब अगले वीडियो में हम लोग अशोक और उसके अभिलेखों का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।